ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विपक्षी बल कितना मजबूत है आज ये तय करते हुए नजर आएंगे ये सभी विपक्षी दल, और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। आपके पास संदीप जी आना चाहूंगी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि पटना की सड़कों पर अनेकों दूल्हों की दावेदारी लगी है। दूल्हा कौन है ये तो साफ समझ आ गया है कि वहां कोई भी दावेदारी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। दूल्हों की बात वो करेंगे जो दूल्हे बनकर पत्नी का साथ न निभा पाए, उनकी पार्टी के लोग करेंगे। वो बात करेंगे जो दूल्हा कभी बन ही नहीं पाए, वो बात करेंगे। अच्छी बात है। इनका दूल्हों से प्रेम और शादी विवाह के प्रति प्रेम नजर आता है। अच्छी बात है, क्योंकि ये इसमें सफल नहीं होते। बात आज मुद्दों की है। अभी आपने ये कहा कि आप मोदी की बात कर रहे हैं और एक तरफ राहुल जी कहते हैं। राहुल जी आज भी भाषण में उन्होंने यही कहा कि हम जो है गांधीवाद, आज दो विचारधारा की लड़ाई, और एक विचारधारा गांधी की है और एक विचारधारा गोडसे की है। और जो विचारधारा के साथ में जो है गांधी जी की विचारधारा के साथ में खड़ा है, वो हमारे साथ खड़ा होगा। जो गोडसे की विचारधारा के साथ खड़ा होगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा। अब ये बात हम एनडीए की बात क्यों कह रहे हैं, आप बात समझिए। अभी हमारे साथी ने कहा कि जब हम अलायंस करेंगे तो मंत्री पद की जो है उसमें सेटिंग होगी। अनुप्रिया पटेल को आपने कौन सी योग्यता, कौन सी सेटिंग के आधार पर मंत्री बनाकर रखा है? रामदास आठवले नाम जानते होंगे, कौन से उस पे योग्यता पर आपने जो है उनको कौन से सेटिंग पर, कौन से उस पर मंत्री बनाकर रखा है? रामविलास पासवान जी जो कि एक बढ़िया नेता थे, जननायक थे, उनके मृत्यु के बाद उनके भाई को विरासत आपने दी, उनकी कौन सी योग्यता पर आपने मंत्री बनाया था? वही पशुपति पारसनाथ जी की बात कर रहा हूँ, जो योग दिवस के दिन बेचारे को जबरदस्ती योग में बैठा दिया। राहुल गांधी से ज्यादा योग्यता तो जरूर है। पांडे जी, ठीक है, पांडे ठीक है, राहुल ठीक है गांधी मनीष जी, आपने जो बोला सुन लिया। पलक जी विनम्र अनुरोध है कि आप जानते हैं मुझे, मेरी शैली को भी जानते हैं, मैं उस शैली पर नहीं आना चाहता हूँ। कृपया सुनिए। बोलिए संदीप जी। जी, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी देश की योग्यता नहीं होती। ठीक है, ठीक है मनीष जी, आपने जो कहा संदीप जी ने सुन लिया। जी के परिवार में पैदा संदीप जी, मनीष जी ने जो बात कही उसको कंसिडर करके जवाब दीजिएगा। ठीक है, बोलिए संदीप जी, बोलिए। इनके और जो सवाल हो पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन विनम्रतापूर्ण। ठीक है, और वो भी हमारी बहुमत की सरकार है। ठीक है मनीष जी, ठीक है, जब आपको समय दिया जाए कृपया करके तब बोलिए। ठीक है मनीष जी, ठीक है, बोलिए संदीप जी। नहीं, ये जो इस तरह की बात ठीक है सर, आप ठीक है, आपको मनीष जी कोई आपत्ति है? जब मैं आपके पास आऊंगी तब अपनी आपत्ति दर्ज कराइएगा। कृपया करके संदीप जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। बोलिए। इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि विपक्ष के नेताओं को ये लोग बोलने नहीं देते। ठीक है सर, मैं बोलने दे रही हूँ, आपको बोलिए। नहीं, आप तभी तो जिंदा है लोकतंत्र। ये खतरे में डालते हैं आप जैसे लोगों को जिंदा है। ठीक है संदीप जी, बोलिए। सांसद है, जनता ठीक है मनीष जी, आपके पास जब वापस आऊंगी आप बोलिएगा। मनीष जी, मैं आपको भी पूरा समय दूंगी, आप संदीप जी को बात पूरी करने दीजिए, वरना इसी में समय जाया हो जाएगा। रोजगार कहाँ चला गया? ठीक है संदीप जी, पूछो कि आवाज जो गरीबों को देना था कहाँ चला गया? उनसे पूछो बुलेट ट्रेन कहाँ चली गई? ठीक है संदीप जी, स्मार्ट सिटी कहाँ चला गया? उनसे पूछो आदर्श गाँव कहाँ चला गया? उनसे पूछो गरीबों को कहाँ चला गया? सब भेज दिया अपने। मोदी ने कहा मैं चौकीदार हूँ, मोदी ने कहा मैं चौकीदार हूँ। हमने बड़ा मतलब हमको लगा ये प्रधान सेवक थे कि चौकीदार थे, बाद में पता चला चौकीदार ही है। मालिक तो अडानी और अब्बानी है, ये चौकीदार ही है। इसको जबरदस्ती वाली बना रहे हो। अरे चौकीदार है, मालिक अडानी अब्बानी है, इसलिए ज्यादा टाटा मत करो, सुनो। ठीक है, जिस तरीके से आज पलक जी मुद्दे की आज बात हो रही है, मुद्दे के आधार पर हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई और जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने के लिए लगातार अपनी एजेंसियों का उपयोग कर रही है, और वो दिख रहा है, वो आंकड़ों में दिख रहा है, वो पब्लिक परसेप्शन में दिख रहा है, वो सामने से दिख रहा है कि किस तरीके से ये आवाज को दबाने के लिए काम करते हैं। चाहे पत्रकार हों, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हों या राजनीतिक दल के लोग हों, अगर आप इनसे सवाल पूछते हैं तो जिस तरीके से अभी ये गुंडाई कर रहे हैं, इनके नेता लोग ईडी, सीबीआई, तो मैं ये मान लूं कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को पूरा मौका देगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने स्पष्ट तौर पर बात करी है 200 सीटें, उससे ज्यादा नहीं, क्षेत्रीय दलों को मौका दिया जाए। पलक जी, आपका सवाल बहुत ही जायज है। मैं एक बात आपको आश्वस्त करता हूं कि कांग्रेस वो पार्टी है, जब भी किसी क्षेत्रीय गठबंधन से जो है गठबंधन करती है तो उसके हितों की रक्षा करती है।
भारतीय जनता पार्टी वो है कि जो है उस क्षेत्रीय दलों की पीठ पर सवार होगी, पहले वो जो है छोटे भाई की भूमिका में होगी, उसी का खून चूस कर बड़ी होकर फिर उसको कहेगी कि आप कौन। अभी बात कर रहे थे भ्रष्टाचार की, नीतीश कुमार 17 वर्ष इनके साथ मुख्यमंत्री थे, भ्रष्टाचारी नहीं थे। ममता बनर्जी इनके समय में रेल मंत्री थी, भ्रष्टाचारी नहीं थी, आज वो भ्रष्टाचारी हो गई। पीडीएफ इनके साथ में सरकार चलाई, आज वो आतंकवादी हो गई। ये दोगलापन, अभी आपने एक शब्द यूज किया था, दोगलापन इसको कहते हैं। दोगलापन इसको कहते हैं कि आधार कार्ड का 2014 के पहले विरोध करते हैं, आज नरेगा का विरोध करते हैं जो आपकी। ठीक है, तो संदीप जी, क्या मैं आपके शब्दों से यही समझ लूं कि 200 सीटों के ऊपर ही केवल और केवल लोकसभा के अंदर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये इसी चीज के लिए बैठक हो रही है। ये हम डिसाइड करेंगे। ये वो अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, वो अपनी ताकत दिखाएंगे, हम अपनी ताकत दिखाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे। ये हम मिल बैठ कर तय कर लेंगे। अभी तक ये हो रहा था कि ये लोग इकट्ठा ही नहीं होंगे। अभी कल तक चल रही थी खबर, आज 10 बजे के पहले की खबर आप देखिए तो ये नहीं आएंगे, वो नाराज हो गए हैं, फलाना हो गया है। इतनी फेक न्यूज इन्होंने जो है डाली सोशल मीडिया पर, उस पे अपने वो ट्रोल तंत्र से जो पैसा 2 रुपए ट्रोल एक ट्वीट कर देते हैं, लेकिन आज सब इकट्ठा हुए ना, ये घबराए हुए हैं। संदीप जी, आपको मैंने पूरा समय दिया। संदीप जी, मैंने आपको पूरा समय दिया, अब और मेहमानों से भी सवाल पूछने दीजिए। पंकज जी, क्या लगता है कांग्रेस पर जिस तरीके का दबाव बनाने की सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं, चाहे टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, और भी पार्टियां हो, वो कह रही है कि कांग्रेस को हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को मानना पड़ेगा, उसके बाद ही समर्थन जो है वो दिया जाएगा, उसके बिना ये विपक्षी एकता नहीं हो पाएगी। जी, आज नहीं, कैसे नहीं हो पाएगी? आज सारे लोग पहुंच गए ना। अब ये अंदर क्या चाहते नहीं चाहते आधिकारिक तौर पे मैं बोल नहीं सकता। आज जो भी हुआ, बस ये दुनिया को दिखाना था ना कि आज विपक्षी एकता का जो है मीटिंग का वो सक्सेस हुआ। बस इस पे बात करूंगा। अब अंदर का आधिकारिक बोलने का अधिकार हम लोग, मेरे हक के बाहर की बात है। अब अंदर क्या होना है नहीं होना है वो आज की बात, ये मंथन तो बात। मेन आज जो है बीजेपी का जो पूरा फैला रखा था कि ये नहीं होगा, ये पैसे भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं, वो तो समझ में आ गई ना कि सारी पार्टियां जो है एक छत के नीचे है। तो ये तो समझ में आ गया ना। सुबह तक वो नहीं आएंगे, पीएम वो नहीं आएंगे, मंत्री क्यों नहीं करेंगे? क्यों आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसके नेतृत्व में सरकार जो है चलेगी ना? आज ये निर्णायक निर्णय में पहले से निर्धारित कार्यक्रम वो हमारा सक्सेस हुआ। आप इसको तो देखो ना। अब आगे क्या होगा इस चीज की बातें बाद में होगी। आज विपक्षी एकता का जो बैठक था वो ठीक है, जेडीयू को मुबारक, सारे लोग आए। ठीक है सर, जेडीयू को मुबारक। अगर आप इसी चीज को लेकर खुशी मना रही है कि एक छत पर सब आ गए। अमनप्रीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या ये विपक्षी एकजुटता की जो बातें की जा रही है, विपक्षी एकता की जो बातें करी जा रही है, ये केवल और केवल काल्पनिक बातें हैं? सुबह तक जो है पंकज जी, वापस आऊंगी आपके पास, आऊंगी। बोलिए अमनप्रीत जी। ऐसा बोला जा रहा था, आपको याद होगा कि ये जो आज की तारीख है, ये दूसरी बार प्लान करी गई है। इससे पहले जब विपक्षी दल एक तारीख इन्होंने निश्चित करी थी कि उस दिन महाबैठक होगी, तो उस दिन ऐसा खबरों में आ गया कि राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो इसका विरोध करेंगे। कारण ये था कि उस टाइम पे राहुल गांधी विदेश यात्रा पे थे, यूएस में थे। तो उस टाइम पे मीडिया ने ऐसी बातें उछाल के कही, कांग्रेस जो है वो इस महाबैठक से दूर रहेगा, वो विरोध करेगा। तो ये सब क्यास काइयां ही लग रही थी। आज कम से कम ये बात निश्चित हो गई है कि जो नीतीश कुमार ये जो एक लेके आए हैं कि जो 2024 में लोकसभा इलेक्शन है वो बीजेपी मुक्त बनानी है, वो मोदी मुक्त बनानी है। कम से कम 18 जो विपक्षी दल है वो उनके साथ इस बात में उनके साथ एग्री करते हैं, इसलिए वो आज महाबैठक। लेकिन स्मृति ईरानी तो इसी पर भी खुशी बना रही है। वो कह रही है कि विपक्षी पार्टियों ने मान लिया है कि बीजेपी को हराने के लिए एक साथ होना पड़ेगा। जी, और सीटों की वितरण की जहां बात है तो वहां नीतीश कुमार जी ने ये तय कर दिया था कि एक सीट एक उम्मीदवार पे वो चलेंगे। तो ये सीटों के वितरण वाली जो बात है, हाँ होती है पॉलिटिकल पार्टीज में, सीटों को लेके लड़ाइयां होती हैं, एक दूसरे के साथ असहमति भी हो जाती है। पर अगर इतने सारे दल एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो गए हैं और उनका मकसद एक है, उनका निशाना एक है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर नीतीश कुमार या शरद पवार जैसे जो सीनियर नेता है जिनको पॉलिटिक्स की सूझबूझ है, वो इसको भी कर लेंगे किसी न किसी तरह प्लान। अगर सबको ऐसा लगता है कि लोकतंत्र को बचाना है, देश को भाजपा मुक्त बनाना है, देश को मोदी मुक्त बनाना है, तो ये चीजों के लिए भी उनको जो कॉम्प्रोमाइज है वो कर लेना चाहिए।
और हो भी जाएगा। मनीष जी, हमारे तीनों मेहमान का कहना है कि ये जो विपक्षी दलों की बैठक हो रही है काफी ज्यादा सकारात्मक है और बीजेपी मुक्त भारत बनाने के लिए जो एक मुहिम चलाई जा रही है शायद सफल हो जाएगी। जी मनीष जी। सकारात्मक कितनी है यह तो बैठक समाप्त होने के बाद पता चलेगा, इसलिए इसको अभी सकारात्मक नहीं कहना। सूत्रों से बहुत तरह की खबरें हर चैनलों पे चल रही है। अभी आम आदमी पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है, तो मैं इसको सही गलत नहीं कह रहा, लेकिन ये सकारात्मक कितनी है ये तो शाम के समय तक जब ये लोग साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या कोई मैसेज देंगे तब पता चलेगा। लेकिन एक बात तो बड़ा स्पष्ट है, जैसा भी मैं सुन रहा था, भाई साहब कह रहे थे कि बैठ तो गए, तो नीतीश जी घूम घूम के क्या क्या वादा करके लोगों को बुलाए थे, किसको क्या बनाने के लिए क्या बोल के लाए थे, किस बात पर लोग जुटे, अब इकट्ठे बैठे हैं तो कितनी मांगे मानी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रीय हित तो किसी का है नहीं, देश की चिंता तो किसी को है नहीं, सब व्यक्ति जितने भी पार्टियां हैं सबकी अपनी निजी महत्वाकांक्षा है, निजी कठिनाइयां हैं, हर लोग अपनी कठिनाइयों के समाधान के लिए ही आज बैठ रहे हैं, यह तो बात बिल्कुल स्पष्ट है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और देश ने 2014 के पहले का भारत भी देखा है, जब क्षेत्रीय दलों के सहयोग से केंद्र में एक अल्प बहुमत की सरकार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चल रही थी। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि यह जो एकता है उसमें भी लोकसभा वाइज अगर आप देखें, जेएमएम के शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी नहीं आए हैं, शायद, मैं चूंकि लगातार डिबेट में हूं, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन हेमंत सोरेन आए नहीं है। आप अगर देखेंगी तो 100 आ गए हैं सर, करेक्ट कर लीजिए, आ गए हैं, बैठक में है, अच्छी बात है। मैंने चलिए धन्यवाद, आ गए हैं तो बहुत बहुत शुभकामना। तो मैं जब अभी तो और लोग आने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी से, अपना दल भी आने वाली है, आरपीआई भी आने वाली है, उसको भी कैलकुलेट कर लीजिए भविष्यवाणी। अच्छा ठीक है संदीप जी, आपके पास अभी आऊंगी, माना कि आप जब बड़े खुश हैं, आप आऊंगी आपके पास। तय देश की जनता को करना है, तय ना तो भारतीय जनता पार्टी को करना है कि 24 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, और ना ही महागठबंधन के लोगों को करना है, यह देश की जनता तय करेगी 2024 में कि देश का प्रधानमंत्री, देश का नेतृत्व फिर किस सुरक्षित हाथों में रहना है। और यह जो बैठक चल रही है इसमें आप सारे लोग या तो परिवारवाद में लिप्त पार्टियां हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टियां हैं। लेकिन बीजेपी के लिए पीएम फेस इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? मनीष जी, आपको नहीं लगता कि विचारधारा के ऊपर चुनाव लड़ना चाहिए? क्योंकि इससे पहले कर्नाटक के अंदर नहीं बताया गया था कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा, हिमाचल के अंदर भी नहीं बताया गया था कि मुख्यमंत्री किसको बताया जाएगा, मैनिफेस्टो दिया गया, विचारधारा पेश की गई और चुनाव लड़ा गया। आप सुन लीजिए जवाब। जी मनीष जी, 2004 में भी नहीं बताया गया। संदीप जी, पहले बिहार में विधानसभा के 3 चुनाव हुए, 3 महीने पहले बिहार में विधानसभा के 3 चुनाव हुए। 3 चुनाव में 2 भारतीय जनता पार्टी ने जीती और एक जो है राजद के वही जो कैंडिडेट थे वही थे जीते, उनके 1000 वोटों में मात्र इजाफा हुआ। देखिए, ये विधानसभा का चुनाव विधानसभा के क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय मुद्दों पे लड़े जाते हैं, लेकिन जब केंद्र की बात आती है, जब केंद्र के लिए नेतृत्व चुनने की बात आती है, तो मुद्दे बदलते हैं और राष्ट्रीय हित सामने आता है। मतदाताओं का मैंडेट दोनों चुनावों में अलग अलग सोच के साथ वोट डाले जाते हैं। तो सर मैं भी तो यही कह रही हूँ ना कि पीएम फेस की मांग क्यों कर रही है बीजेपी, जब विचारधारा के ऊपर चुनाव लड़े जा सकते हैं? नहीं, मैं नहीं समझा आपका सवाल, एक बार फिर से। बीजेपी लगातार ये बात कह रही है ना पीएम फेस कौन होगा, मैं कह रही हूँ कि विचारधारा के ऊपर चुनाव नहीं लड़े जा सकते हैं, क्या जरूरी है कि पहले पीएम फेस बताया जाए? इसीलिए कह रहा हूँ, हाँ जी, इसीलिए कह रहा हूँ कि एक दल को बहुमत, भारतीय जनता पार्टी को आप याद कीजिए, राजीव गांधी जी के बाद 84 के बाद पहली बार अगर बहुमत की सरकार केंद्र में बनी तो 2019 में बनी, और उसका यह प्रभाव भी पूरे देश में देखा कि एक मजबूत सरकार बनने के बाद जो देश में भी जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों में और खास करके राष्ट्रीय मुद्दों पर जिस प्रकार से देश में डेवलपमेंट, मैं बहुत ज्यादा उसको लंबा नहीं खींचूंगा, तो जो बहुमत की सरकार है यहाँ तो स्थिति यह बनी पड़ी है कि क्षेत्रीय दलों के आधार पर बैसाखी की सरकार देश में बनाने की, उसमें भी 2-3 लेकिन सर ये तो फेडरलिज्म की खूबसूरती है ना, दूसरे परिवारवादी, ये तो संघवाद की खूबसूरती है कि मिलकर सरकार चलाई जा रही है, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं। ठीक है संदीप जी, 30 सेकंड आपके पास है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की और साथ ही कांग्रेस की सांठगांठ है, आम आदमी पार्टी द्वारा ये बात कही जा रही है।
नहीं, जिस बयान की बात आप कह रही हैं पहले कहा कि अभी कहा, मैं इस बारे में ज्यादा जानकारी मुझे है नहीं, तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जिस तरीके से अभी हमारे साथी ने बात की, देखिए ये व्यक्तिवाद और संघवाद की ही लड़ाई है। आज जिस तरीके से आप ये कहते हैं कि मोदी मतलब भाजपा, भाजपा मतलब देश, मोदी मतलब देश, हम ये कहते हैं कि मोदी मतलब देश नहीं होता है। पहले भी प्रधानमंत्रियों की आलोचना होती रही है, आप करते रहे, आप आलोचना करके 2014 के पहले मोदी जी अपने खुद के भाषण सुन ले या उनके समर्थक सुन ले, उनको समझ में आएगा कि मोदी जी किस तरीके से उस समय के प्रधानमंत्री की आलोचना किया करते थे, क्या क्या नहीं कहते थे। हम सुनते थे, हम उसको एक्सेप्ट करते थे, उसका समाधान निकालते थे। आप गाली देते हो, आप मुकदमा दिखाते हो, आप जेल भेजते हो, आप ठीक है। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया पंकज जी, अमनप्रीत जी बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इस मुद्दे पर संवाद करने के लिए। तो विपक्षी दल की ये बैठक थी, बल कितना है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।